तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फजान्स रूल्स की। तो आज के हमारी पहली कॉन्सेप्ट होगी फजान्स रूल्स। फजान्स रूल्स की बातें तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम लोग बात करते हैं आयोनिक कैरेक्टर की या फिर कोवलेंट कैरेक्टर की एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये बेसिकली कहता है फजान्स रूल्स कहता है कि वर्क्स विथ आयोनिक कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स। केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या फिर 100% कोवलेंट नहीं होता। हर एक बॉन्ड में कुछ आयोनिक और कुछ कोवलेंट कैरेक्टर रहती है। ये सिर्फ उन दोनों के बीच में रिलेटिव परसेंटेज ही है जो कि डिटरमाइन करती है कि कौन सी बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगी या फिर कौन सी बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होगी। अगर कोई बॉन्ड इफ प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट देन हम बॉन्ड को कोवलेंट कहते हैं। बॉन्ड इज कोवलेंट। इफ प्रीडोमिनेंटली आयोनिक देन बॉन्ड इज आयोनिक। और ये कौन कौन से फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एक बॉन्ड में कितनी कोवलेंट कैरेक्टर होगी और कितनी आयोनिक कैरेक्टर होगी, वही रूल्स फजान्स रूल्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स आयोनिक कैरेक्टर आयोनिक और कोवलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन कुछ फैक्टर्स के ऊपर। पहला, साइज ऑफ कैटायन या फिर अनायन। दूसरा, चार्ज ऑफ कैटायन या फिर अनायन। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन या फिर अनायन से क्या चीज़ें डिटरमाइन होती है? इसे डिटरमाइन होती है इन दोनों चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों चीज़ों की एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आती है। वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिटरमाइन होती है साइज ऑफ कैटायन या फिर अनायन से एंड चार्ज ऑफ कैटायन या फिर अनायन से। इसके एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग दो कंपाउंड लें NaCl और KCl, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली अनायन और कैटायन कौन है? Na+NCl- और यहाँ पे है K+NCl-। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन करोगे तो पोटेशियम की साइज़ क्या है? ज़्यादा है। दोनों के केस में अनायन सेम है। पोटेशियम की साइज़ अगर ज़्यादा है तो अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी इसके केस में लेस होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन उतनी कम होगी। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर, तो हमें यहाँ से दूसरी चीज़ें हमें क्या देखने को मिली कि ये जो है पोलराइजिंग पावर ये होती है डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगी
तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कोवलेंट कैरेक्टर को कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होती है कैटायन की, या फिर पोलराइजेबिलिटी अनायन की जितनी ज़्यादा होती है, कोवलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कौन से कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आपकी ज़्यादा होगी, जिस कंपाउंड में आपकी जो पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन ज़्यादा है या फिर पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि NaCl will be more covalent, this will be more covalent, this will be more covalent and KCl will be more ionic। उसके बाद एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि पोलराइजेशन, इस चीज़ का मतलब क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर किसी बॉन्ड में, इस चीज़ का एक्चुअल में मतलब क्या है। मतलब बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की ही बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये सोडियम है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और ये क्लोराइड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी। अब इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड, या फिर जब किसी एटम को हम लोग आइसोलेटेड कंडीशन में रखते हैं, तब उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है वो सिमेट्रिकल होती है। इसका मतलब क्या है कि हर एक एक्सिस के अलोंग उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। अगर आप ऑर्बिटल वेव फंक्शन से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी डायरेक्शन में मिलेगी। लेकिन जब उसके विसिनिटी पे या फिर उसके आसपास दूसरा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाए, या फिर दूसरा कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग रख दें, तो वो जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट थी उस एटम की, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, वो अब मेंटेन नहीं होता, वो मेंटेन नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ होती है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सोडियम उसको अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लोरीन की जो ये थोड़ी ऐसी हो जाएगी, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है वो सोडियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, और डिस्टॉर्शन और कोवलेंट कैरेक्टर इसी डिस्टॉर्शन, कोवलेंट कैरेक्टर इसी डिस्टॉर्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप अभी देखो, जिस अनायन की साइज ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा लार्ज होगी, उसको डिस्टॉर्ट करना उतना ईजी होगा। इसलिए हमने क्या रखा है, इसी को पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन कहते हैं, जो कि साइज से डिटरमाइन होती है अगर चार्ज सेम है। ऊपर से अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज़्यादा है, इसकी मतलब उसकी अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा है। अट्रैक्टिव पावर का मतलब ये है कि अगर आप सेम चार्ज आपने दो एटम पे दे रखी है और एक एटम की साइज़ स्मॉल है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उसकी डिस्टॉर्ट करने की पावर या फिर पोलराइजिंग पावर उस कैटायन की ज़्यादा होगी। तो वो अनायन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको और भी स्ट्रांगली वो डिस्टॉर्ट कर पाएगा। जितनी स्ट्रांगली वो डिस्टॉर्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कोवलेंट कैरेक्टर होगी। तो यही फरांस रूल थी। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलिए शुरू करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको समझना बहुत इजी है। आयोनाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम की बात अगर करें तो सोडियम को आयोनाइज करने के पर
सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन आती है, और इसके लिए हमें जो डेल देनी पड़ती है एंथैल्पी, इट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको IE से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत इजीली हम लोग जज कर सकते हैं कि कोई भी एटम जितनी स्मॉल होगी उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की उतनी नज़दीक होगी, तो आयोनाइजेशन करना उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि IE इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि जितनी साइज़ ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी लेस हो जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी दूर पे होगी, तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उतना वीक होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऊपर से इट विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल बी मच स्ट्रॉन्गर। जितनी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी आयोनाइजेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप सोडियम और लिथियम की एग्जांपल अगर आप लोग लेते हो, तो सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3s ऑर्बिटल पे, लेकिन लिथियम के केस में वो 2s पे प्रेजेंट है। और अगर आप देखोगे 3s की साइज़ जो है 2s से ज़्यादा है, सो साइज़ के केस में अगर हम लोग देखें तो 3s की साइज़ 2s से ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम विल बी लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, ठीक है। तो ये गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसी की बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं। कमिंग वीडियोस में इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में मैं कहूँगा। फ़िलहाल यही आपके पास में एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। इसी की तरह एक दूसरे टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये आयोनाइजेशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन का ठीक उल्टा प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एटम पे एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उसके लिए आपको कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या फिर कितनी हीट एनर्जी विथड्रॉ करनी पड़ेगी फ्रॉम द एटम, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेजेस में अगर हम लोग लिखें एनर्जी चेंज ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्लोरीन माइनस चार्ज, और उसके केस में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसके हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको हम लोग EA से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, EA से भी डिनोट करते हैं। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हमने जैसे किया था सेम चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में भी हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेगी साइज़ के ऊपर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? क्योंकि सबसे पहले तो बात यह है कि आप जब भी किसी न्यूट्रल एटम पे आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो उस एटम पे पहले से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक्सटर्नली कुछ एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और साइज़ आपकी जितनी छोटी होगी, आपकी साइज़ जितनी छोटी होगी उतनी क्या होगी, जो आप इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में ऐड करना चाहते हो वो ऑर्बिट न्यूक्लियस के और पास होगी। तो न्यूक्लियस के पास होने का मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में डालने के लिए लेस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। अब अगर आपके पास में जो है साइज़ अगर बहुत लार्ज है, साइज़ अगर लार्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन
बहुत ज़्यादा नहीं है, अट्रैक्शन जो है इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको एनर्जी कुछ ना कुछ सप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस केस में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में तो आपकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 बाय न्यूक्लियर चार्ज। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर चार्ज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा अट्रैक्शन अगर है तो उसको ऐड करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर किसी न्यूक्लियस में चार्ज अगर कम है तो उसको ऐड करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही बात आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में।